चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। चली कहानी में आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी बड़े भाई साहब। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है। इसमें समाज के किसी वर्ग की कोई पीड़ा, देशभक्ति से जुड़ा हुआ कोई एहसास या फिर ऐसी कोई चीज जो समाज को बदलने के उद्देश्य से लिखी गई हो, वो तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक बच्चे के दिल में छुपी वो भावनाएं हैं जो शायद छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देती हैं और साथ ही बड़ा बना देती हैं रिश्तों की परिभाषा को भी। हर बच्चे का पहला हीरो होते हैं उसके पापा और दूसरा उसके बड़े भाई साहब। हालांकि दूसरे हीरो को पहले विलन बनना पड़ता है। कुछ समझ आया? नहीं तो आइए सुनिए आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी बड़े भाई साहब। लेखक कहते हैं, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बना सके। 1 साल का काम वो 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता नहीं हो तो मकान कैसे दमदार बनेगा। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। मेरी निगरानी का उनको बचपन से अधिकार था, जन्म से, और मेरी समझदारी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। बहुत ही पढ़ाकू थे बड़े भाई साहब। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, कभी किताब के कोनों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या कोई एक लाइन 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बड़ा सुंदर अक्षरों में लिखा करते। कभी कभी तो पहेलियां लिखते जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई तालमेल भी नहीं। मतलब एक बार उनकी कॉपी पर मैंने लिखा हुआ देखा, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, 1 घंटे तक, और इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने कोशिश की कि इस पहेली का मतलब निकाल लूं, लेकिन नाकाम रहा और उनसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। वो 9वीं क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता। कोई साथी मिल गया तो पूछो ही मत। 4 दीवारी पर चढ़कर कभी नीचे कूदे, कभी फाटक पर सवार हुए, उसे आगे पीछे चलाते थे जैसे मोटर कार चलती हो। ऐसे बस खेलने में दिन निकल जाए, मेरा मन यही करता था। एक दिन जब खेल के लौटे तो बड़े भाई साहब के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से में झल्लाए और बोले, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, वरना यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर विद्या आती है। और आती क्या है कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं तो कहता हूं तुम घोंगा हो, मुझे देखकर भी नहीं सीखते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों की गलती, तुम्हारी बुद्धि की गलती। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने क्या कभी मुझे जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं आसपास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं।
फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम यूं खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? 5वीं क्लास में हो तुम। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। उस हिसाब से तो तुम उम्र भर यूं ही पड़े रहोगे। फिर मजे से गुल्ली डंडा खेलना। बाबा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही नहीं था। गलती तो मेरी थी, देर तक खेल जो रहा था। लेकिन डांट क्यों सा हूं? भाई साहब तो उपदेश देने की इस कला में ना महारती थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते थे, शब्दों के ऐसे बाण कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत टूट जाती। मन करता था कि घर लौट जाऊं, लेकिन वो भी मेरे हाथ में नहीं था। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत जितनी वो करते हैं वो मुझसे ना हो पाई। घंटे 2 घंटे बाद मेरी निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा कर लेता कि बस अब आगे मैं खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार नहीं हो सकती, इसलिए टाइम टेबल भी तो बनाना जरूरी है। टाइम टेबल में खेल कूद के लिए बिल्कुल जगह नहीं रहती। लिखा होता था सुबह सुबह उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता करके पढ़ने बैठना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस, आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी और फिर खाना खा के 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक अलग अलग बाकी के विषय और फिर जाकर विश्राम। सालाना इम्तिहान हुआ। बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। और इतना ही नहीं, अपने दर्जे में अव्वल आया था। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया था। मन में तो आया कि बड़े भाई साहब को आड़े हाथ लूं। कहां गई आपकी वो तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का इरादा बेवकूफाना लगा। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा अभिमान हुआ और मेरा आत्मसम्मान बढ़ गया। भाई साहब का रोब अब मुझ पर नहीं रहा। आजादी से खेल कूद में मैं शरीक होने लग गया। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर भी मेरी बेइज्जती की तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते अपनी क्लास में फर्स्ट आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने की हिम्मत तो नहीं थी, पर मेरे रंग ढंग से जाहिर हो गया था कि भाई साहब का आतंक अब मुझ पर नहीं चलेगा। एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर वापस भोजन के वक्त पे लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए हो और अपनी क्लास में फर्स्ट आए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा। उसके चरित्र में कौन सा उपदेश लिया तुमने, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास करने से कुछ नहीं होता। असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब समझो। रावण पूरे भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बढ़ रहा है, पर वो भी चक्रवर्ती नहीं कहलाते। संसार में उनके अनेकों राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल आजाद है। पर रावण चक्रवर्ती था। संसार के सभी देश उसका सम्मान करते, उसे कर देते। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर आखिर क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा था। तुम्हारे साथ भी यही होगा। जो तुम्हें घमंड हो गया है ना, वो चूर चूर हो जाएगा। भाई साहब गुस्से से आग बबूला थे। अब भी अपनी बात रोकने का उनका कोई इरादा नहीं था। बोले, मेरे फेल होने पे ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों से पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कितना मुश्किल है जानते हो? 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के वक्त में हुआ है ये याद कर लेना आसान नहीं। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया तो सारे नंबर गायब, सफा चट, कुछ नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को तो नाम नहीं सूझते थे। एक ही नाम के आगे दोयम, सोयम, चारूहम, पंजोम ये लगाते चले। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता।
और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कटे। कोई निर्दयी अध्यापकों से पूछता क्यों नहीं कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। अजीब सी बात है। इस बात के लिए छात्रों का खून क्यों करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, क्या फर्क रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो ये देखते हैं कि जो किताब में लिखा है वो लिखा है या नहीं। चाहते हैं कि लड़का अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों से फायदा क्या है? कहते हैं समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें और हाथ में कलम लिए उसका नाम रोइए। अजी कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो एक बात एक वाक्य में कही जा सकती है उस पर 4 पन्ने लिखने की आखिर क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना वो झटपट कह दे और अपना रास्ता नापे, पर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवा देते। भाई तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात? बालक भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे ना लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रख पाते। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार तुमसे ज्यादा देखा है। जो कुछ कहता हूं उसको अपने पल्ले बांध लो, वरना बड़ा पछताओगे। स्कूल जाने का समय हो रहा था, नहीं तो भगवान जाने ये उपदेश वो कब तक देते। आज का खाना भी मुझे फीका फीका सा लगा। जब पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो फेल हो जाने पर तो ये शायद मेरे प्राण ले लें। मैं सोचने लगा, भाई साहब ने अपनी क्लास की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उससे मैं डरा हुआ था। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा ये ताज्जुब है। लेकिन इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी किताबों में मेरी कोई खास रुचि नहीं हुई। फिर से सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर पता नहीं कैसे फिर से अपनी क्लास में मैं अव्वल आ गया। मुझे खुद बड़ा अचंभा हुआ। भाई साहब ने बहुत मेहनत की थी, परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे सुबह तक उधर, न जाने कितनी पढ़ाई करते। चेहरे का तेज जा चुका था, लेकिन बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया और वो रो पड़े। मैं भी रोने लगा। खुद के पास होने वाली खुशी आधी रह गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को शायद इतना दुख ना होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था और मेरे मन में एक कुटिल भावना आई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वो क्यों मेरी बेइज्जती कर पाएंगे। लेकिन मैंने अपने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझसे मेरे फायदे के लिए ही डांट टपट करते हैं। मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबर आते हैं, उसका कारण शायद उनकी डांट ही है। अगर वो ना डांटें तो शायद मैं उतना आगे ना बढ़ पाऊं। लेकिन शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि उन्हें डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी आजादी बढ़ गई थी। मैं उनकी इन भावनाओं का फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा था कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद कर दिया। अब मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ था। सारा वक्त पतंगबाजी को भेंट चढ़ने लगा। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नजर बचाकर ही पतंग उड़ाता। मांजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, ये सभी समस्याएं मैं गुप्त रूप से हल किया करता था। भाई साहब को शक ना होने देना चाहता था ताकि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम ना हो। एक दिन शाम का वक्त था। हॉस्टल से दूर मैं पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान में थी और मन आकाशगामी पथिक की ओर। जो मंद गति से झूमती हुई नीचे गिर रही थी वो पतंग मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बच्चों की एक पूरी सेना उसके पीछे थी। झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी।
किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो पतंग के साथ साथ आकाश में उड़ रहे थे, जैसे सब कुछ समतल हो, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियां। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ा और बहुत गुस्से से बोले, इन बाजार के लड़कों के साथ तुम पतंग के लिए दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो और मुझसे सिर्फ 1 दर्जा नीचे हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले लीडर हैं, समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजार के बच्चों के साथ में पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली पर गुस्सा आता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो अपनी ही सम्मान की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से सिर्फ 1 दर्जा नीचे हूं, उन्हें मुझ कहने का हक नहीं है मुझे। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे जो कर लो, किसी भी जमात में आ जाओ, मेरे बराबर भी आकर बैठ जाओ, तो भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा। ये वो 5 साल का अंतर है जिसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, MPhil, DPhil कोई भी डिग्री ले आओ। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई कक्षा पास नहीं करी, बाबा भी शायद 5वीं 6ठी से आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और बाबा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमें जन्म दे चुके हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने तारे हैं, ये बात चाहे उन्हें नहीं मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें मालूम है जिनका ज्ञान हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। सोचो, भगवान न करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, बाबा को तार देने के अलावा तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी जगह बाबा हो तो किसी को तार नहीं देंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे और अगर खुद सफल न हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलता है। जो कुछ बाबा भेजते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में बाबा ने अपनी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। एक पूरा परिवार चलाया है जिसमें कुल मिलाकर 9 लोग हैं। अब भी तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम्हें सिर्फ डांट रहा हूं, तुम्हें समझाने के लिए मैं अपना हाथ भी उठा सकता हूं, लेकिन मेरी बात अगर तुम यूं ही समझ जाओ तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। मैं उनकी कही ये बात अब समझ चुका था। मैं नतमस्तक था। मुझे आज सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हुआ और भाई साहब के लिए मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। तब भाई साहब ने मुझे जोर से गले लगा लिया। बोले, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी मन करता है, पर क्या करूं? अगर मैं खुद गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरा ही है। किस्मत से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक पूरा झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता। भाई साहब लंबे थे। उछलकर उन्होंने डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ चले और मैं अपने बड़े भाई के पीछे खुशी खुशी दौड़ता चला गया। बड़े भाई आखिर बड़े भाई ही होते हैं। वो हमें समझाते हैं, डांटते हैं, अपने कानून चलाते हैं, लेकिन किस लिए? हमारे ही भले के लिए। भले इस बात को समझने में हमें छोटे से बड़ा हो जाना पड़ता है। इसीलिए कई बार इस बात को समझने में बरसों लग जाते हैं। ये थी आज की कहानी, मुंशी प्रेमचंद की लिखी बड़े भाई साहब। फिर लौटूंगा मैं एक और नई कहानी के साथ। चली कहानी में चले 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 कहानी, चले कहानी, चले कहानी।